सभी को नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी हाल ही में जो 11वीं कक्षा की प्रथम सत्र की परीक्षा हुई है, उस प्रश्न पत्र पर ही चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो उस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। और वैसे तो आपके पास ये प्रश्न पत्र होगा ही, यदि नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट ले करके अपने रजिस्टर में जरूर चिपका लीजिएगा और सारे प्रश्नों के सही उत्तर जानकर उन्हें लिखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पत्र केवल अभी के लिए ही नहीं था, अपितु वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हाँ, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्न पत्र। यह है मॉर्निंग शिफ्ट का मिड टर्म एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर, और इसमें कुल 3 खंड हैं, क ख ग, और इन तीनों खंडों के प्रश्नों को हमें करना था। खंड क है अपठित बोध वाला, तो इस अपठित गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, साहित्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन दिए गए, साहित्य सत्य की साधना है, साहित्य सौंदर्य की अभिव्यंजना है, साहित्य मानसिक अतृप्ति का पोषक है, या साहित्य मानव जीवन का मार्गदर्शक है। तो इसका सही उत्तर है ग वाला, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों विकल्प सही थे। आगे प्रश्न संख्या 2, कथन ए दिया हुआ है, गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है, और कारण दिया गया है, साहित्य मनुष्य के जीवन को एक प्रकाशवान दिशा प्रदान करता है। तो इसके लिए हमें छांटना था कि कथन और कारण सही है या गलत। तो इसका सही विकल्प है ग वाला, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, साहित्य का लक्ष्य क्या नहीं है। तो विकल्प दिए गए हैं, सत्य को उजागर करना, समाज की विवेक शक्ति को जागृत करना, समाज को दिक् भ्रष्ट करना, और मानव मन को रसासिक्त करना। तो इसका सही उत्तर होगा ग, समाज को दिक् भ्रष्ट करना। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है नहीं शब्द के ऊपर, क्या नहीं है, नहीं को बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए, तभी आपको पता चलेगा कि ग वाला विकल्प ही सही होना चाहिए। आगे चौथा प्रश्न है, साहित्य किसका दर्पण होता है। तो उत्तर होगा समाज का दर्पण होता है। पांचवा प्रश्न, साहित्य में परिवर्तन का कारण क्या है। तो उत्तर है युगीन परिस्थितियां, समय की मांग, परिवर्तित रुचियां आदि साहित्य में परिवर्तन का कारण है। आगे छठा प्रश्न, कालिदास एवं शेक्सपियर आदि साहित्यकारों की प्रसिद्धि का कारण आप किसे मानते हैं। तो इसी गद्यांश के आधार पर दिया गया है कि उनका साहित्य गुणात्मक साहित्य है, उसमें मानवीय मूल्यों, संवेगों, संदेशों एवं अन्य विभिन्न उद्देश्यों का यह वर्धक है, और साहित्य अपने रस सुधा से लोगों के हृदयों को आप्लावित करता है, यानी अपनी रस सुधा के द्वारा उन्हें सदैव आनंदित करता रहता है, उसमें डुबो देता है। और सातवां प्रश्न, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए आध्यात्मिक मानसिक तृप्ति के साथ साथ शक्ति व गति पैदा करने का गुण, उसमें सौंदर्य प्रेम बढ़ाने और सच्चे संकल्प व कठिनाइयों पर विजय को पाने की भी क्षमता होनी चाहिए। आगे प्रश्न संख्या 2, इसमें अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पद्यांश आपके सामने है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके प्रश्नों को अगर हम देखें तो पहला प्रश्न है, संसार को
परीक्षा स्थल क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर है ख वाला, संसार में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 2 कथन और कारण वाला है। ये भी कथन दिया गया, प्रत्येक चर अचर के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और इसका कारण बताया, मनुष्य स्वार्थवश अपने कर्तव्य पथ से विरक्त हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क वाला, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। काव्यांश का मूल भाव निम्न में से किससे इंगित होता है? मूल भाव के लिए 4 विकल्प हैं, मनुष्य और प्रकृति का संबंध, कर्म का महत्व, मातृभूमि का महत्व या फिर मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ख वाला, कर्म का महत्व। आगे बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न देखते हैं, मनुष्य स्वार्थी है कैसे? तो इसका उत्तर रहेगा, मनुष्य अपने कर्तव्य पथ को छोड़कर जीवन के भौतिक सुखों में लीन हो जाता है और इसी कारण से वह स्वार्थी बन जाता है। अगला, मनुष्य अन्य जीवों एवं पदार्थों से कैसे भिन्न है? तो मनुष्य अन्य जीवों और पदार्थों से भिन्न होने का मुख्य कारण है उसके अंदर बुद्धि है, उसका स्वभाव भिन्न है, शक्ति अलग है और वह अपने कार्यों को एकाग्रचित होकर के कर सकता है। छठा प्रश्न, कवि के अनुसार मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्वार्थ रहित होकर भौतिक सुखों को त्याग कर मातृभूमि की सेवा में लीन हो जाए। यह था खंड का। अब आते हैं हम खंड खा की ओर, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, स्रोत या संचारक से क्या अभिप्राय है? तो स्रोत उसे कहते हैं जहाँ से संचार का प्रारंभ होता है और वह अपने संदेश को अन्य तक पहुँचाने के लिए कार्य करता है। आगे दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता ने मनुष्य को किस प्रकार समेट लिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो इंटरनेट पत्रकारिता के द्वारा पूरी दुनिया बहुत पास पास आ गई है और एक स्थान पर स्टूडियो में बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी भी कोने में बैठे हुए अन्य व्यक्ति से सीधी सीधी बात कर सकता है, करा सकता है। लोग पूरे संसार में कहीं भी बैठे हुए व्यक्तियों के साथ गोष्ठियाँ, विचार विमर्श कर सकते हैं, खुला मंच आयोजित कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को समेट करके छोटा कर दिया है। अगला प्रश्न है, रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है? इसके बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है और गांधी जी का विचार था कि यह एक अद्भुत शक्ति है। आगे चौथा प्रश्न, दृश्य लेखन। इसमें आप तीनों में से किसी भी विषय पर दृश्य लेखन करेंगे। दृश्य लेखन का अलग से एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह से किया जाता है और इसमें अंत में कट टू पर छोड़ना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र अथवा आवेदन पत्र लिखिए। देखिए 2 दे रखे हैं। पहला जो दिया हुआ है आवेदन पत्र, नया भारत दैनिक समाचार पत्र को विज्ञान विभाग के लिए संवाददाताओं की आवश्यकता है। तो आप यहाँ संबोधन किसको करेंगे? चाहे तो संपादक को कर लीजिए या विभाग प्रमुख को कर लीजिए और फिर समाचार पत्र का नाम आएगा नया भारत दैनिक समाचार पत्र और फिर उसके नीचे कोई भी स्थान दे सकते हैं, आप दिल्ली दे दीजिए। विषय अवश्य लिखना होगा, विज्ञान विभाग के लिए संवाददाता के पद हेतु और उसके बाद आप थोड़ा सा विस्तार देंगे, विषय वस्तु देंगे कि मैं इस पद के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक हूँ और साथ में अपना स्ववृत्त भी देंगे जिसमें अपने विषय में पूरी जानकारी होगी, नाम, पिता का नाम, आपकी योग्यताएं, अनुभव और पता, जन्म तिथि, सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। इस तरह से
स्ववृत्त वाला ये आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। और जो अथवा के बाद दे रखा है, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो यहाँ पर आपको संबोधन किसे करना होगा? स्वास्थ्य अधिकारी, और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग। फिर दोबारा से चाहे आप दिल्ली ही लिख सकते हैं, कोई भी स्थान दिया जा सकता है। और विषय क्या दिया जाएगा? मलेरिया से बचने के लिए उपाय करने हेतु, बस यहीं तक। और फिर आप अपना विषय वस्तु को पूरा विस्तार दे सकते हैं। और इस तरह से यह पत्र अथवा आवेदन पत्र पूरा करना होगा। छठा जो है कि आपके विद्यालय द्वारा आयोजित की गई वार्षिक खेल प्रतियोगिता पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो प्रतिवेदन लिखने का तरीका आपको आता है कि उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ऊपर शीर्षक देना होता है, अपने विद्यालय का नाम दे दीजिए, और फिर शीर्षक देंगे वार्षिक खेल प्रतियोगिता पर प्रतिवेदन। और उसके पश्चात आप लिख सकते हैं कि गत सप्ताह हमारे विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उस समय खेल मैदान की सफाई सजावट देखते हुए बनती थी। प्रबंध व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उप प्रधानाचार्य महोदय ने एक संचालन समिति का गठन भी किया था। उसी ने सभी खेलों की उत्तम व्यवस्था संभाल रखी थी। फिर जिन जिन खेलों का नाम आप लेना चाहें कि ये खेल उस प्रतियोगिता में हुए थे, जैसे 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी प्रतियोगिता, जो जो आप नाम देना चाहे वो दे दीजिए। और इसमें लगभग 15-20 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता अपने निर्धारित समय पर पूरी हुई और दर्शकों की पर्याप्त संख्या थी। वे सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। अंत में विजेता खिलाड़ियों को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार बांटे और खिलाड़ियों को फलों का वितरण भी किया गया। तो यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। इस तरह से आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं, लेकिन नीचे आपको हस्ताक्षर भी जरूरी करवाने होते हैं और दिनांक भी डालना जरूरी होता है। अगला है कार्यवृत्त तैयार कीजिए। कार्यवृत्त लिखते समय आपको ये देना है शीर्षक कि यह कार्यवृत्त किससे संबंधित है। यानी जब कोई कार्य हो चुका उसके बाद कार्यवृत्त लिखा जाता है, तो सबसे ऊपर शीर्षक क्या दे देंगे? एनएसएस यूनिट 1 की कार्यकारिणी बैठक का कार्यवृत्त। और फिर 3 बिंदु आने बहुत जरूरी हैं। एक तो तिथि, दूसरा समय और तीसरा स्थान। और उसके बाद चौथे स्थान पर आता है उपस्थिति किस किस की थी। प्रधानाचार्य, आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं प्रधानाचार्य का, और एनएसएस यूनिट का पदाधिकारी व कार्यकर्ता, उनका नाम भी लिख दीजिए। उसके बाद कार्यवृत्त लिखना जब शुरू करेंगे तो इस तरह से बता सकते हैं। बैठक की शुरुआत प्रधानाचार्य द्वारा एनएसएस के उद्देश्यों व महत्व को समझाने से हुई। दूसरा बिंदु, यूनिट 1 के पदाधिकारियों ने पिछली गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। तीसरा बिंदु, आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, जैसे स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम। चौथा बिंदु, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। और पांचवा बिंदु, प्रधानाचार्य द्वारा एनएसएस कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए समर्थन का आश्वासन दिया गया। और छठा व अंतिम बिंदु लिख देंगे, बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। और सबसे नीचे हस्ताक्षर, आपका खुद का नाम भी आना चाहिए, और एनएसएस यूनिट 1 के सचिव या पदाधिकारी का नाम भी आना चाहिए। तो इस तरह से आप यह प्रतिवेदन या कार्यवृत्त तैयार कर सकते हैं। आगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। पहला, डायरी विधा से आपका क्या तात्पर्य है? तो उत्तर होगा, डायरी स्वयं से किया गया एक अंतरंग साक्षात्कार है, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, विचारों, यादों और बहसों को दर्ज किया जाता है। यह एक ऐसा लेखा जोखा होता है जो हम स्वयं के लिए लिखते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। और यह एक व्यक्तिगत दस्तावेज रहता है जिसमें हम अपने जीवन के नितांत निजी घटनाओं या अनुभवों को दर्ज करते हैं। अगला प्रश्न, किन्हीं 2 डायरियों एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 2 डायरियों के नाम दे सकते हैं, जैसे पैरों में पंख बांधकर
राम वृक्ष बेनीपुरी की डायरी है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी बेसेंट की डायरी है। तो इस तरह से कोई भी दो नाम आप दे दीजिए। अगला खंड ग अंतराल और अंतरा के प्रश्नों पर आधारित है। इसके अंदर पहले 8वां प्रश्न, इसकी अगर हम बात करें तो यह एक पठित पद्यांश है जिस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न, विरह ज्वाला में जलने वाली जीवात्मा किसका आह्वान कर रही है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर है क वाला, पति रूपी परमात्मा का। अगला, काव्यांश में कबीर को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा पत्नी के रूप में। यहाँ पर कबीर स्वयं को पत्नी और ईश्वर को पति के रूप में मान करके बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अब तो बेहाल कबीर भयो है, पंक्ति का अर्थ किस पंक्ति से व्यंजित होता है? तो इसमें जो 4 विकल्प हैं उनमें से ग वाला विकल्प सही है, परमात्मा से मिलन की उत्सुकता, आकुलता। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथे प्रश्न को, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ज्यों को देखते ही पता चल जाता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे 5वां प्रश्न, ईश्वर के विरह में जीवात्मा दुखी है का भाव किस पंक्ति से इंगित होता है? तो यहाँ पर अन्न अच्छा नहीं लगता, घर और बाहर चैन नहीं आता, समाज सम्मुख शर्म आती है और मन में अशांति छा जाती है। ये चारों की चारों बातें ही सही हैं, इसलिए घ वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 9, यह अंतराभाग 1 के काव्य खंड पर आधारित है। पहला प्रश्न है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने पिछले वीडियो में याद किया ही था कि उनके साथियों ने उन्हें कहा कि तुम हमसे जाति पाति में बड़े नहीं हो, हम तुम्हारी छाया में नहीं बसते, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, और तुम हमें अधिक अकड़ इसलिए दिखाते हो क्योंकि तुम्हारे पिता के पास अधिक गायें हैं। तो यदि तुम खेल खेल में रूठते हो, तुम्हारे साथ कौन खेले? तो इस तरह के तर्क उन्होंने दिए थे। प्रश्न है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में ये तत्व किस प्रकार विदा हो जाते हैं? तो उत्तर होगा, हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों का वर्णन किया है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश तत्व। और वियोग में ये तत्व एक एक करके बारी बारी विदा होते हैं, क्योंकि सांसों के साथ वायु तत्व चला जाता है, आंसुओं के साथ जल तत्व बह जाता है, शरीर की कमजोरी के साथ पृथ्वी तत्व समाप्त हो जाता है, और शरीर के कमजोर होने से, चमक कम होने से अग्नि तत्व समाप्त हो जाता है, और शरीर में केवल शून्य तत्व यानी आकाश तत्व ही बाकी बचा रहता है। आगे तीसरा प्रश्न, दरबार सवैया में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया गया है? तो इसका उत्तर है कि दरबार सवैया में यह कहा गया है, उस समय के राजा बुद्धिमान और विवेकी नहीं थे, वे किसी के गुणों का मान नहीं करते थे। वातावरण इतना अधिक बिगड़ चुका था कि वे कोई अच्छी सलाह ना सुनते थे ना मानते थे, और गलत बातों में उनकी रुचि रहती थी और गुणों की अनदेखी करते थे और चापलूसों को ही प्राथमिकता देते थे। आगे प्रश्न संख्या 10, सप्रसंग व्याख्या वाला ये प्रश्न है। इसके अंदर सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष देना होगा। संदर्भ में कविता का नाम है सपना और कवि है देव, और बाद वाला लिया गया है संध्या के बाद कविता से, और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यानी इसे भी उसी तरह से आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में ही देंगे। और 11वां प्रश्न जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्नों वाला है, इसके अंदर हम प्रश्न देखते हैं, पहले मित्र ने टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक दिया क्योंकि? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, टॉर्च खराब हो गई, कोई व्यक्ति टॉर्च नहीं खरीद रहा था, टॉर्च बहुत सूक्ष्म थी,
या फिर नया काम शुरू कर दिया था? तो सही उत्तर है नया काम शुरू कर दिया था। आगे दूसरा प्रश्न, गद्यांश में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। आगे तीसरा प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन दिया गया मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है, और कारण है प्राचीन समय से ही धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए क विकल्प सही होगा। प्रश्न है सूरज छाप टार्च से अधिक बिक्री किसकी है? दो लोगों की आपसी मित्रता की, या ईमानदारी सत्यनिष्ठा की, या धर्म के नाम पर पाखंड की, या सदाचार और निस्वार्थ भाव की सेवा की? तो सही उत्तर है ग, धर्म के नाम पर पाखंड की। पांचवा प्रश्न, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, क्या भाव इंगित करता है? तो इसमें जो चार विकल्प दिए गए हैं इनमें से ख वाला विकल्प सही है, धर्म प्रवचन के लिए कोई भी निश्चित स्थान नहीं होता। आगे 12वां प्रश्न है, इसमें अंतराल से प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला भाग, हामिद के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें हम कह सकते हैं वह निडर है, समझदार है, सहनशील है, तर्कशील है, अपनी दादी माँ से अधिक प्रेम करता है, दूसरों के लिए पहले सोचता है, अपने लिए बाद में सोचता है। तो इस तरह से कोई भी दो विशेषताएं बताई जा सकती हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छापी क्यों रखा? तो लेखक ने टार्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप उसके नाम की समानता की वजह से रखा, क्योंकि सूरज जिस तरह से रोशनी देता है, अंधकार को दूर भगाता है, इसी तरह से यह टार्च भी अंधेरे को दूर भगाकर रोशनी देने का काम करेगी। और सूरज जैसी ही चमक, रोशनी, गर्मी से युक्त होगी, इसीलिए सूरज के नाम का शोषण करने के लिए टार्च बेचने वाली कंपनी ने यह नाम रखा। आगे तीसरा प्रश्न, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता है, सिद्ध कीजिए। तो गूंगा दया या सहानुभूति नहीं चाहता, वह अधिकार चाहता है, क्योंकि दया या सहानुभूति से हम कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। वह स्वाभिमानी है, कमा कर खाता है, उसे बसंता का जब व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो वह उसका विरोध करता है। वह सड़क के लड़कों से भी नहीं दबता, यहाँ तक कि वह हलवाई के यहाँ या फिर चमेली के घर काम करके, मेहनत करके कमाना चाहता है, खाना चाहता है, और इसी बात को वह अपनी बाजुओं पर हाथ मारकर या पेट को बजाकर या सीने पर हाथ मारकर दर्शाता है कि वह विभिन्न तरह के काम करके, मेहनत करके अपना जीवन चलाना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि वह दया या सहानुभूति नहीं, अधिकार चाहता है। अगला प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या वाला। इसमें फिर से वही चार बिंदु ही दिए जाएंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। संदर्भ में यहाँ पर पाठ का नाम है दोपहर का भोजन, जो कि एक कहानी है, और उस कहानी के लेखक हैं अमरकांत। और अथवा के बाद वाला जो दूसरा आया, इसमें यह कई बार यही क्रिया होती है। यह ईदगाह कहानी में से है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की ओर, और इसमें पहला भाग है लेखक जन्मजात कलाकार है। हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी पाठ में आए प्रसंगों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर अनेक ऐसे प्रसंग हैं, जैसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में ड्राइंग मास्टर ने जब ब्लैक बोर्ड पर चिड़िया बनाकर उसे अपनी अपनी स्लेट पर बनाने को कहा था, तो हुसैन ने बिल्कुल हूबहू वही की वही चिड़िया जैसे अपनी स्लेट पर ही उतार दी थी। वह जब दुकान पर बैठता था तो बैठे बैठे मेहतरानी, मजदूर, दाढ़ी वाले पठान, बुरके वाली औरत, यहाँ तक कि बकरी के बच्चे का भी चित्र बना देता था। दुकान पर बैठकर वह जितना हिसाब करता था उससे कहीं अधिक चित्र बनाता था। इससे उसके जन्मजात कलाकार होने का पता चलता है।
अगला प्रश्न है, प्रतिभा छिपाए नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो उसके व्यक्तित्व के विषय में कह सकते हैं कि वह रचनात्मकता से भरपूर हैं। वह एक ऐसे प्रतिभा के धनी कलाकार हैं जिनकी अपने आसपास की घटनाओं पर बारीक नज़र है। उनका कलात्मक दृष्टिकोण है, उन्हें रंगों और भावों की बहुत अच्छी पहचान है और चित्रकला के प्रति तो इतना जुनून है कि वे काम धंधे से कहीं अधिक अपनी चित्रकारी पर ध्यान देते थे। आगे, मकबूल ने अपनी पहली ऑयल पेंटिंग कैसे बनाई, विवेचन कीजिए। तो पाठ के आधार पर पता चलता है कि मकबूल ने जब पहली ऑयल पेंटिंग बनानी थी, पैसे जुटाने के लिए उन्होंने अपनी 2 किताबें तक बेच डाली थी और दुकान पर बैठ करके ही ऑयल पेंटिंग शुरू कर दी थी। क्योंकि एक दिन जब वे दुकान पर बैठे थे और उनके सामने से फिल्मी इश्तहार लिए हुए तांगा गुजरा था, तो उस तांगे के पोस्टर्स को देखकर उन्हें भी वैसे पोस्टर बनाने की इच्छा हुई और वे रंगीन पतंग के कागज पर छपे हुए उन पोस्टरों को देखकर वैसा ही बनाने के लिए ऑयल पेंटिंग का सामान जुटाने में जुट गए और यह सामान उन्हें लेने के लिए जो पैसे चाहिए थे वे अपने अब्बा से नहीं मांग सकते थे। इसी कारण उन्होंने अपनी किताबें बेची और उनसे ये सामान ले लिया। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि परीक्षक आपसे किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। बस उसी तरह से ही तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।